नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। आरएनए के आप देख लेना क्या होता है, आपका पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, 5 से 3 एंड में लगे होते हैं। डीएनए और आरएनए में मेनली डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका आरआरएनए। आरआरएनए मोस्ट अबंडेंट होता है, 60% ऑफ टोटल आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन एक बारी देखना है आपको। फिर है मैसेंजर आरएनए, आपका मैसेंजर आरएनए है, और यहाँ पे जो होता है ये शॉर्टर होता है राइबोसोमल से। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्रिटी होता है जीन से, ट्रिपलेट ऑन द बेसिस ऑफ द कोड पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जिसे कोडोन कहते हैं। थर्ड है आपका टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, ये एंटी कोडोन लूप पर लगे होते हैं, ठीक है। उसके पास चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप देख लेना, यहाँ पे आपका है जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड के बारे में देखना है आपको। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि कोडोन और एंटी कोडोन लगे होते हैं। यहाँ पर आप देख लेना, इसको कोडोन कहते हैं, जेनेटिक कोड कैसे कहते हैं। यहाँ पे सीक्वेंसेस होते हैं आपके, डीएनए और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए, एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, जो सीक्वेंस होती है वो आपका जेनेटिक कोड होता है। उसके बाद जो होते हैं आपके ये जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं अमीनो एसिड्स में, जैसे कि फर्स्ट ये कोडोन है आपका यूयूयू, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। इनके पास एक होता है फर्स्ट, ये आप देख लेना जेनेटिक कोड, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका AUG जो है मिथ्योनिन, वो स्टार्ट कोडोन होता है, और आपके जो टर्मिनेशन कोडोन होते हैं ना, UAA, UAG, UG, ठीक है, ये भी किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते। इनिशिएशन में आपका आता है AUG, ठीक है, जो कि इनिशिएट करेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन कौन से, जो कि टर्मिनेट कर देते, रिलीज हो जाते हैं, नॉनसेंस कॉन्डे, ये आपका ये होता है UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट पे चलते हैं आपका चैप्टर नंबर 13 पे, ठीक है, यूनिट 13 पे। आपको रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन करना है। मैं पहले ही बता चुकी थी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, पर हम फिर से बता देते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है, आपका डीएनए से डीएनए बन रहा है, और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले डिस्कवर कर दिया गया था, यानी कि कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपका ग्रिफिथ का था। ग्रिफिथ ने, और उसके बाद ग्रिफिथ ने कुछ ऐसे टर्म्स बताए थे, उसके बाद आवरी आए थे, इन्होंने बोला था कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, 2 ऐसे स्ट्रेन लिए थे, ठीक है, एक होता है आर और एक होता है रफ। अब इन्होंने किस पे किया था, ई कोलाई पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था, यानी कि ऐसे वेरिएंट्स यहाँ पे जो लाइव एस स्ट्रेन है वो ऐसा होता है कि वो निमोनिया कोज कर देता है। तो फिर यहाँ पे अब माइज मर गया, और आर वाले जो है निमोनिया कोज नहीं करते, तो यहाँ पे आपका माउस जो है वो जी जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका लिविंग विरुलेंट वाला जो है ना वो एस स्ट्रेन होता है, यानी कि वो विरुलेंट यानी कि ट्रांसफर करेगा। तो मैंने ये विरुलेंट किस में इंजेक्ट कर दिया, माइस में, तो यहाँ पे माइस मर जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉन विरुलेंट आपका आर स्ट्रेन है, तो मैंने डाला तो यहाँ पे माउस जी गया। नेक्स्ट है आपका, ये देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने हीट किल्ड विरुलेंट एस लिया, तो उसके बाद माउस जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता, यानी कि माउस जी गया। उसके बाद मैंने लाइव आर और विरुलेंट एस हीट किल्ड जब इसमें किया तो यहाँ पे मर गया, तो पता चला कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है हीट आर से विरुलेंट एस में, हीट किल्ड वाले में, ठीक है। तो इसके बाद आए थे आपके कई सारे, फिर उसके बाद बता दिया गया था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल आपका होता है। नेक्स्ट हर्सेन चेज ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, इन्होंने क्या लिया था, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लिया था, यानी कि बैक्टीरियोफेज होता है ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। यहाँ पर रेडियो एक्टिव लेबल कोटेड होते हैं, ये वायरस इन्फॉर्म करते हैं लेकिन रेडियो एक्टिव को इन्फॉर्म नहीं करते। प्रोटीन जो होता है वो इनहेरिट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है डीएनए लेबल लिया गया और बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे वायरस जो है वो रेडियो एक्टिव में वायरस में फॉर्म कर दिया गया, और डीएनए जो है वो इनहेरिट हो गया। तो इसका मतलब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब डीएनए कंटेंट कैसे होता है यूकैरियोट्स में आपको देखना है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, यानी कि आपको डीएनए से डीएनए बनाना है। आपको डीएनए से डीएनए को बनाते हैं तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से क्या करता है, बेस करता है, वो भी आपके डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होते हैं, और साइटोसिन आपके ग्वानिन से करता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है इस तरीके से ना, आप ऐसे मत लिखना, जैसे इजिली आप बस नेम लिख देना, और ये बनाने में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा डायग्रामेटिकली। तो जो आपने बनाया था ना, यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ता है आपका 5 और 3 एंड में। सबसे पहले जो होता है कौन सा एंजाइम आता है जो डीएनए के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को तोड़ते हैं, ये कंटीन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकंटीन्यूअस वाले को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये लैगिंग होता है, लैग कर करके, यानी कि देखो यहाँ पे जो है ना बीच में डिस्टेंस है, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग यानी कि पूरा कंप्लीट है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। तो दोनों को ये अलग करता है आपका हेलिकेज, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करता है। फिर टोपो आइसोमेरिज जो होता है यहाँ पे इसको जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो ये लैग कर रहा है इसको जोड़ने के लिए आपका आएगा जो लाइगेज है डीएनए, ठीक है।
इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा। देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैंने डीएनए से क्या करना है, डीएनए से मुझे आरएनए बनाना है, ठीक है, उसकी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख लेना कि किस तरीके से सिमिलैरिटीज़ होती है। आप यहाँ पे देखना कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, ये मैंने बताया था, ये आपका है डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या सिमिलरिटी है। आप दोनों प्रोसेस में क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, यानी कि आपका न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। और दोनों में जो सिमिलरिटी, हर केस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं 5 से 3 एंड में ग्रो करते हैं, और रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो आपका 3OH ग्रुप में 5 फॉस्फेट ग्रुप तक होता है, ठीक है, और डायरेक्टली राइबोसोम की मोइटी पर, ठीक है। उसके बाद आपका हर एक केस में क्या होता है कि कंप्लीशन बाय हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलिटिक रिमूवल होता है। फॉस्फोसेट आपका जो ये होते हैं पायरोफॉस्फेट आयन, इनका रिमूवल कर दिया जाता है। दोनों केस में क्या है, बेस सीक्वेंस किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है बेस पेयरिंग डीएनए टेम्पलेट से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, मुझे mRNA से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन हम करा रहे हैं, वो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, अब यहाँ पे जो भी रोल है आपका 70S का राइबोसोम और 80S का राइबोसोम। अगर आपको 70S का है तो 50S आपका जो होगा यहाँ पे बिग वाला होगा, 30S आपका स्मॉल वाला होगा। 30S में भी 16S RNA होते हैं और यहाँ पे 50 में आपके होते हैं 5S और 23S RNA, ठीक है। यहाँ पे 60 और 40 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है आपका यूकैरियोट्स में। अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, सबसे पहले जो होता है अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम होता है, 4 स्टेप्स लगते हैं। फिर यहाँ पे इनिशिएशन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होता है, यानी कि सबसे पहले अमीनो एसिड्स को आप एक्टिव करोगे, देन उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, फिर इलोंगेशन होगा यानी कि बढ़ते जाएंगे, उसके बाद टर्मिनेशन होगा और फिर ये प्रोसेस आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक्टिवेशन कैसे करोगे और ये पूरा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जिसको ये अच्छे से पढ़ना है एक बार मेरा बॉटनी वाले सेशन में जाके देख लेना, बस स्किप करके देख लेना कि जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मैंने बताया। सबसे पहले कि पॉलीपेप्टाइड चेन का यहाँ पे अमीनो एसिटाइल tRNA लगता है, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे इस तरीके से AUG लगता है जो आपका स्टार्ट कराएगा, स्टार्ट प्रोसेस कराता है तो उसे AG कहते हैं, यानी कि मिथियोनिन। फिर टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद ये वन शॉट है, इसलिए इस तरीके से पढ़ा जाएगा और मैं डिटेल बताऊंगी तो फिर आपके कई सारे लेक्चर्स लग जाएंगे, इसीलिए वन शॉट को इसी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका है बायो एनर्जेटिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो बायो एनर्जेटिक्स में क्या होता है, तो जो टर्म है बायो एनर्जेटिक्स, उसमें जो है हम यूज़ करते हैं थर्मोडाइनमिक में, आपका सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम और स्टेट ऑफ सिस्टम। थर्मोडाइनमिक्स में आपका बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ सम लॉ इन्वॉल्व इन बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस से किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सिस्टम। ये कोई भी पोर्शन होता है ऑफ द यूनिवर्स का जहाँ पे आप अपना स्टडी कर रहे होते हो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ये आपका ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो अगर देखो आपका ओपन सिस्टम है, ठीक है, अ सिस्टम विच परमिट द एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, यहाँ पे आपका मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज आपका क्या होता है, जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी तो कराता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कराता है, तो उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड क्या है, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, वन विच डज नॉट परमिट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर, दोनों चीजें नहीं कराता, तो उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम्स आप यहाँ पे देख लेना कौन कौन से, मैंने बता दिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे कई सारे लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, यानी कि आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सराउंडिंग का, यूनिवर्स का, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एनर्जी जो होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक्सचेंज जो होता है वो एक वर्क के बराबर है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, क्यू हीट है एंड आपका वर्क जो है वो डब्ल्यू है, इस तरीके से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या कह रहा है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोस्ट रेलेवेंट टू द बायोकेमिकल प्रोसेस, चेंज जो होता है स्पॉन्टेनियसली किया जाता है, यानी कि रैंडमनेस जो होता है वो इस तरीके से होता है। फ्री एनर्जी आपका जो डेल्टा जी, यानी कि चेंज इन गिव्स एनर्जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आपका इंथैल्पी एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री एनर्जी आप इस तरीके से यहाँ पे देखना कन्वेंशन कैसे होता है बायोलॉजिकल में। सबसे पहले डेल्टा जी में आप देख लेना स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन में आपका जो होता है गिव्स एनर्जी कैसे रोल निभाते हैं, डेल्टा जी नॉट कैसे आता है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वही है एटीपी द एनर्जी कैरियर, यानी कि आपका बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले एटीपी का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। आप जानते हो कि यहाँ पे आपको ये पाथवे है जहाँ पे एटीपी बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका हाइड्रोलिसिस होता है। दूसरा है आपका बायोकेमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। आपको पता है कि फ्री एनर्जी अवेलेबल होता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, हम यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे इनपुट करते हैं फ्री एनर्जी का। अब एनर्जी करेंसी भी हम एटीपी को बोलते हैं, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है, हर चीज़ में यहाँ पे आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर है आपका रोल पे, आप देख सकते हो यहाँ पे रो इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कंपाउंड है और कुछ ऐसे बायोलॉजिकल पीएच दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो एटीपी का यूज़ हम फॉस्फेट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन कैसे कहते हैं, ठीक है। एटीपी कैसे बनता है आपका, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में आपका एटीपी बनता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहाँ पे आपका एटीपी की फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी होता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन में आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एटीपी की फॉर्मेशन आपका सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन में कैसे हो रहा है। ऑक्सीडेटिव में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आता है। अब फोटोसिंथेसिस में आप कैसे काम करोगे वो हम देखेंगे। आपने पढ़ा होगा लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे आपको एनर्जी एटीपी बनता है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, आपके एटीपी की ज़रूरत लगती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी लगता है, आपका एक्टिन एंड मियोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक लिविंग सिस्टम में क्या है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी है, यानी कि यहाँ पे द मेटाबॉलिक पाथवे कंसिडर 2 डिस्टिंक्ट हेडिंग्स, ठीक है। आपको पता है कि मेटाबॉलिक करने के लिए आपको कैटाबॉलिज्म का पता होता है, जिसका मतलब है कॉम्प्लेक्स को हमने तोड़ दिया। एनाबॉलिज्म का मतलब है हमने कॉम्प्लेक्स को बना, हमने एनर्जी देकर कॉम्प्लेक्स को बनाया, ठीक है। अब देयरफॉर मेटाबॉलिज्म अब क्या होता है, ऑल द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व सेवरल केमिकल स्टेप्स होते हैं, उसको इंटरमीडिएट हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर आपका आता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, आपका पायरुविक एसिड बना रहे हैं, और ये इस तरीके से आता है, ये डील करेंगे हम यहाँ पे कि फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म हो रहा है। अब जनरल स्कीम क्या है, आपके कई सारे स्टेज में ये होता है जो पाथवे होता है मेटाबॉलिक का। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है आपका फैट एंड प्रोटीन्स में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हो गया, लार्ज न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज किया जाता है स्मॉलर में सेकंड स्टेज में। अब सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है, कई सारे फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद आपका पायरुवेट बनता है। पायरुवेट करने के बाद क्या होता है, स्मॉलर एटीपी मॉलिक्यूल 2 स्टेज में प्रोसीड होते हैं, ठीक है, उसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं। अब कॉमन प्रोडक्ट जो है आपका पायरुवेट जो है वो प्रीवियस स्टेज से होकर के आपका साइकिल में जाएगा टीसीए में। सिट्रिक एसिड में आपका ये कोएंजाइम्स लगेंगे, एनएडी एनएडीएच, इन सारी चीज़ों में एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन था आपका कि कॉमन पाथवे बताना है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का और प्रोटीन्स का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला स्टेज है, स्टेज 1 में आपके पास क्या है, फैट है, ठीक है। फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। अब फैट जो है वो टूटेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट आएगा मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड्स में। अब आपका ग्लिसरॉल फैटी एसिड सीधा आपका काम करेगा ग्लाइकोलिसिस में, मोनोसेक्राइड्स भी आपका ग्लाइकोलिसिस में काम करेगा, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस करने के बाद आपके पास पायरुवेट आ जाएगा और अमीनो एसिड्स भी पायरुवेट में चेंज हो जाएंगे। फिर ये पायरुवेट आपका सीधा एंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करके सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। और आपके ये भी सिट्रिक एसिड साइकिल में अमीनो एसिड्स भी आते हैं। फिर ये रिड्यूस करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके ऑक्सीजन एंड H2O को तोड़ देगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस करने के लिए आपको देखना है कि यहाँ पे होमोलाइटिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपको ग्लाइकोज से ट्रायोस फॉस्फेट में तोड़ना है, ठीक है। तो आप कैसे तोड़ोगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है। ये इस तरीके से आपका पाथवे पर अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी एक ट्रिक लेके आ जाऊंगी ना इंपॉर्टेंट सी, तो आप बस एक उसी को लिख देना, ठीक है। एक ट्रिक मतलब एक सिंपल पाथवे लेकर आ जाऊंगी, उस पाथवे में आप उसको लर्न कर लेना, उस एक शॉर्ट में मैं डाल दूंगी, ठीक है। उसको लर्न करने के बाद आप पूरा ग्लाइकोलिसिस लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। देखो सबसे पहला ये है ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज में एटीपी और एडीपी से आपका एटीपी बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर आपका बनेगा जो नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर आपका टूटेगा ग्लूकोज 3 फॉस्फेट और डाईहैप, ठीक है। उसके बाद ये टूटेगा आपका 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट, फिर आपका 3 पी ग्लिसरेट यानी फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट आपका पायरुवेट बना देगा, ठीक है। ये एसिटल्डिहाइड है, यानी कि जाएगा इथेनॉल में और लैक्टेट में भी पायरुवेट आपका हेल्प करता है, यानी कि लैक्टेट फर्मेंटेशन और आपका इथेनॉल जो होता है वो इथेनॉल बनाने में, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपको दिया होगा एक एक करके, ठीक है। देखो कन्वर्जन, अब आपका ग्लूकोज 3 फॉस्फेट से पायरुवेट कैसे बनाओगे, इस तरीके से आपको सारा दिया हुआ है। ये पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी जो है एक इंपॉर्टेंट सी एक टेबल टाइप का बना के ले आऊँगी, ठीक है। वो आपका मिल जाएगा आपको क्या कहते हैं
शॉर्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्लाइकोलिसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। अब आपको डिसऑर्डर्स में देखना है यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी होता है। आपको क्या करना होता है इसमें, कन्वर्जन नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर, जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स होते हैं जैसे कि लैक्टेट हो गया, उसको हमने ग्लूकोज में तोड़ दिया तो हम उसको ग्लूकोज में बना देते हैं, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन करते हैं, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि नियो का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले जो होते हैं आपका लैक्टेट से और आपका एलेनिन है। अब आए पायरुवेट के साथ काम करके ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। उसके बाद 2p ग्लिसरॉल यानी कि 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट और फिर 3p। उसके बाद आपका 1,3,20 बन जाएगा आपका सेम, थोड़ा सा आपका जो होता है यहाँ से फिर ये टूटेगा G3p में और डाईहैप में, फिर ग्लिसरॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉस्फेट 1,6 फॉस्फेट एंड दिस, यानी कि आपकी ये उल्टी प्रोसेस दी हुई है क्या, ग्लाइकोलिसिस की। तो ये प्रोसेस आपका ग्लूकोज हम बना रहे हैं, ठीक है, पायरुवेट से आ जाएगा। अब कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको देखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना और जो मैं लेकर आऊँगी शॉर्ट उसमें से आप ग्लाइकोलिसिस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है कि मैंने ग्लूकोज और ATP से बनाया, मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ADP। आपका एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज सबसे पहला एंजाइम आपका यूज होता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपका रिएक्शन ग्लूकोज से, जब मैंने ग्लूकोज 6 से मैंने उल्टा बनाया, यानी कि ग्लूकोज 6 से मैंने ग्लूकोज बनाया, वहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज, ठीक है। इस तरीके से आपका है दोनों में। अब जब मैंने फॉस्फेट 6 फॉस्फेट से ATP यूज करके मैंने 1,6 फॉस्फेट बनाया और ADP, वहाँ पे आपका लगेगा फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, आपकी F1,6 से मैंने बनाया यहाँ पे F6, ठीक है, यहाँ पे लगेगा F1 बेस फॉस्फेटेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से मैंने ADP यूज करके पायरुवेट और ATP बना लिया, तो मेरे पास यहाँ पे लगा पायरुवेट काइनेज। अब मैंने यहाँ पे पायरुवेट ATP से जोड़कर मैंने क्या बनाया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो यहाँ पे लगेगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है, इस तरीके से लगेगा, बस इसका उल्टा आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी आपका डन हो गया। यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस था, नथिंग और, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रैब साइकिल और इसका मेटाबॉलिकल रोल, ठीक है। क्रैब साइकिल में आप देखो पायरुवेट हमारे पास आ चुका था, अब पायरुवेट से मैंने एसिटाइल कोएंजाइम में लाऊंगी और उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो मेरा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स लगेगा। समझ लो पायरुवेट है, मैंने यहाँ पे एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के एंटर कर जाएगी वो आपकी क्रैब साइकिल में, ठीक है। ये आपका क्रैब साइकिल है। एसिटाइल कोएंजाइम कैसे आ रहा है, अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले एंट्री ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। अब एसिटाइल कोएंजाइम जो है सबसे पहले आएगा इन द साइकिल में। इसकी ट्रिक भी शायद मैं लाई हूँ, नहीं लाई हूँ तो मैं इसकी भी ट्रिक दे दूंगी, आप फिर उससे कर लेना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक और आपकी ग्लाइकोलिसिस की ट्रिक आ जाएगी, उसके बाद आपको इतनी सारे रिएक्शंस की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आपके पास कई सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेप्स होते हैं कई सारे, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहला जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स 1 है। यहाँ पे NAD सबसे पहले सबस्ट्रेट है, वो NADH में टूटेगा और वो FMN के पास जाएगा। उसके बाद UB किनोन आपका कोएंजाइम Q है, ठीक है, वो साइटोक्रोम B के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C जो है वो A और फिर उसके बाद A3। इस तरीके से आपका पाथवे चलता है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इसको एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपके कॉम्प्लेक्सेस लगे हो ना, 4 कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले NADH है, ठीक है, इसको NADH जो होता है NADH रिडक्टेज एंजाइम आएगा तो NADH को तोड़ देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्यूनोन के साथ जाएगा, फिर साइटोक्रोम C के बाद कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, उसके बाद आपका लास्ट में चला जाएगा ATP सिंथेज, आपका लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। आपको यहाँ पे मेटाबॉलिज्म करना है, जो यहाँ पे पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट है वो आपका यूरिया साइकिल है, यानी कि आपका फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो आप इतना नहीं, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे, तो स्किप कर देना मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है और नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, इतनी जल्दी। तो जो आपको इसमें से करना है वो आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका यूरिया साइकिल है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में आप जो है स्किप करते हुए आप कर लेना यूरिया साइकिल, ठीक है। चलते हैं यूरिया साइकिल पे। यूरिया साइकिल को हम द अमोनिया फॉर्म ड्यूरिंग अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। आपका जब अमोनिया बनता है, यानी कि जब आप कैटाबॉलिज्म करते हो अमीनो एसिड का, तो वो टॉक्सिक होता है, तो उसको हम एक्सक्रीट हमारी बॉडी से नहीं कर पाता। तो ये सबसे पहले जो होता है ना अमीनो एसिड, ये सबसे पहले क्या होता है, एक यूरिया में कन्वर्ट होता है। वो यूरिया जो है वो आपका लेक्स टॉक्सिड होता है, फिर ये इजीली क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ऐसे कन्वर्जन को, जहाँ पे अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उस साइकिल को बोलते हैं यूरिया साइकिल। या
अब आपका यूरिया साइकिल की ट्रिक जो है मैंने दी हुई है, पूरी साइकिल आपको लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चर को यार आप स्किप कर देना, क्योंकि ना इतना तो कोई पढ़ के नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर बनाया प्रॉपरली, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक मैं लेकर आई हूँ, आप मेरे ही चैनल पे देख लेना, मैंने ट्रिक इसका अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर उसे देख लेना, ठीक है। और आपका यूरिया साइकिल डन हो जाएगा एंड डन एंड डस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे केमिस्ट्री 149 के लिए, अब उनके लिए पूरा है, अच्छे से मैंने वन शॉट बता दिया है। अब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना, एक बार उसको भी यहाँ से गो थ्रू कर लेना कि कौन कौन से हैं, मैंने सारा समझा दिया है, ठीक है। जो भी वन शॉट में जितना पॉसिबल हो पाया है मेरे से, ठीक है, मैंने सब समझा दिया है। लास्ट में मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि वो अब आप इतना कम टाइम है, आपके पास 2 दिन है, ठीक है, 2 या 3 दिन समझ लो। अब उसमें आप ये स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे ना, तो एक चैप्टर में 2-3 दिन लग जाएगा। इसीलिए मैंने बोला आपका जो इंपॉर्टेंट है वो यूरिया साइकिल है इस चैप्टर से, तो आप बस यूरिया साइकिल को लर्न कर देना, वो भी मैंने ट्रिक दिया हुआ है। मेरे ही चैनल पे विजिट करो जाके ट्रिक को, और देख कर उसको यहाँ से लर्न कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी क्वेश्चन है या फिर जो भी आपको कोड के क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, वो मुझे कमेंट में बता दो, मैं लेकर आ जाऊंगी। बाकी ये केमिस्ट्री का पार्ट आपका डन हो गया है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।